Hello everyone. So welcome back. Welcome back to the class. आज हम स्टार्ट करते हैं 124 के रिमेनिंग पार्ट से जो हमने छोड़ा था। आज हमें स्टार्ट करना है 124, 6, 7। बाकी के प्रोविजन हम कर चुके हैं पहले, और आज हमें ये 6th पार्ट देखना है और 7th पार्ट देखना है। 6th और 7th पार्ट देखना आज हमें, ठीक है। ये 6th और ये 7th। उससे पहले मैंने आपके लिए कुछ फैक्चुअल चीजें निकाली हैं, कुछ फैक्चुअल चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। तो देखो, एग्जाम में ना फैक्चुअल चीजें भी बहुत आती है, और आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस काफी आएंगे। अगर आप प्रीलिमिनरी की बात करो, देखो मेंस के लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉपरली, लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली प्रीलिम्स की बात करो तो प्रीलिमिनरी में इस तरीके के क्वेश्चन जो मैं अभी आपको बताऊंगा, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस ना, ये काफी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। मैं आपको कुछ बताऊंगा ऐसे एडवोकेट्स, मैं आपको कुछ ऐसे एडवोकेट्स के बारे में बताऊंगा जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हुए। ऐसे एडवोकेट के बारे में बताऊंगा, एडवोकेट्स जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हुए, ठीक है। आप अपने नोटबुक में इन सबको लिख ले। मैंने आपके लिए कुछ लिस्ट बनाई है, कुछ फैक्चुअल चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इनको अपने नोटबुक में लिख ले, या जहां पर भी आप इनको मेंशन कर रहे लिख ले, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस जो है ना, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफी पूछे जाते हैं। और मैं आपको टाइम टू टाइम चीजें बताता रहूंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या क्या आपको छोड़ देना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कंप्लीट 100 की 100 चीजें पढ़नी है। आप 60 चीजें पढ़ो, लेकिन उनको बार बार रिवाइज करो, उनमें आप एक्सपर्ट बन जाओ, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होता है। बाकी एक बार नजरों के आगे से सब कुछ निकाल देना चाहिए, ताकि अगर ऐसा हो कि कई बार क्या होता है कि जब आपको 4 ऑप्शंस दिखते हैं ना, तब आप उसमें से करेक्ट ऑप्शन टिक कर सकते हो। तो उसके लिए क्या होगा कि एक बेयर रीडिंग आपको हर प्रोविजन की, हर आर्टिकल की कर लेनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे एडवोकेट्स जो डायरेक्टली एडवोकेट से सुप्रीम कोर्ट जज में अपॉइंट हुए और डायरेक्ट जस्टिस बन गए सुप्रीम कोर्ट में। तो देखो, जस्टिस एस एम सिकरी, आप लिखते जाना इनको, मैं बताता जाऊंगा, आप लिखते जाना। जस्टिस एस एम सिकरी, आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो इनको। जस्टिस एस सी रॉय, जस्टिस कुलदीप सिंह, जस्टिस संतोष हेगड़े, जस्टिस आर एफ नरीमन, जस्टिस यू यू ललित, और अगर हम बात करें जस्टिस इंदु मल्होत्रा की, जस्टिस इंदु मल्होत्रा की, तो आपको पता होगा कि ये फर्स्ट फीमेल एडवोकेट है, फीमेल एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती थी, और वहां से उनको डायरेक्टली अपॉइंट कर दिया गया एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे जो नाम मैंने आपको बताए, ये सब जस्टिस हैं जो कभी एडवोकेट थे, कभी प्रैक्टिस किया करते थे, और उनके बाद उनको डायरेक्टली अपॉइंट कर दिया गया, कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और मैं आपको बताता हूं फर्स्ट पर्सन जो रहे हुए ना, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हु वॉज द फर्स्ट सीजीआई, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस, या हु वॉज द चीफ जस्टिस, तो आज तक कोई रही नहीं है वुमेन, जहां तक मेरे को पता है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई वुमेन नहीं रही। बाकी इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि ये फर्स्ट कौन था, पारसी कम्युनिटी से फर्स्ट जज कौन था, सिख कम्युनिटी से फर्स्ट जज कौन था, और वुमेन जो जज बनी सुप्रीम कोर्ट में वो फर्स्ट कौन थी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो फर्स्ट लिखो, जस्टिस एम फातिमा बीवी, ये क्या थी, ये वुमेन, फर्स्ट वुमेन जस्टिस थी सुप्रीम कोर्ट की। अब आप इसको ऊपर कंफ्यूज मत करना इंदु मल्होत्रा से,
इसको इधर कंफ्यूज मत करना, क्योंकि ये जो थी ये अलग बात कर रहे हैं हम। यहां पर बात कर रहे हैं फर्स्ट फीमेल एडवोकेट जो डायरेक्टली अपॉइंट हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। यहां पर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट वुमेन जस्टिस, पहली वुमेन जस्टिस बनी थी। ये हो सकता है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में ना बनी हो, ये हाई कोर्ट में पहले जस्टिस हो, फिर वहां से ट्रांसफर, वहां से प्रमोशन होकर सुप्रीम कोर्ट में इनकी अपॉइंटमेंट हो गई थी। तो ये अलग केस है और इंदु मल्होत्रा अलग केस है। दोनों आप सही से समझोगे तो आपको समझ में आएगी चीजें। आगे बात करते हैं जस्टिस के जी बालाकृष्णन। ये दलित कम्युनिटी से पहले जस्टिस थे, दलित कम्युनिटी के पहले जस्टिस थे, दलित कम्युनिटी से पहले जज सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस एस एच कपाड़िया, पारसी कम्युनिटी से पहले जज सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस जे एस कहर, सॉरी ये स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, ये स्पेलिंग होगी। जस्टिस जे एस कहर सिख कम्युनिटी से पहले जस्टिस, ठीक है। ये तो सीजीआई भी रहे थे। तो आगे चलते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं समझा देता हूं आपको। देखो जज में जो मैंने आपको बताया ना, अच्छा ये तो आगे का प्रोविजन है, सॉरी। हाँ यहां तक ये समझो पहले आप, आपने ये समझ लिया, ये समझ लिया आपने, डन। आगे चलते हैं। यहां तक कुछ फैक्चुअल चीजें मैंने आपको बताई है, ये कुछ फैक्चुअल चीजें मैंने आपको बताई है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, तो आप इन चीजों का जरूर ध्यान रखें, ठीक है। इन चीजों का जरूर ध्यान रखें आप, और ये सारी चीजें आप इस तरीके की चीजें नोट करते रहें। और ये टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं, आप कोई न्यू सीजे आ गया, कौन आ गया और कौन से नंबर पे है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आगे चलते हैं और आ जाओ यहाँ पर 6 और 7 पर आ जाओ। यहां से स्टार्ट करेंगे, 6 और 7 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये कुछ फैक्चुअल चीजें थी मैंने आपको जो बताई, क्योंकि हम 124 सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे, तो आई थिंक कि ये सारी चीजें भी रेलेवेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो आ जाओ यहाँ पर आ जाओ। देखो ये क्या कहता है, 6, ये 2 ही प्रोविजन रहे थे, बाकी तो हमने कर लिए थे अपनी पहली क्लासेस में। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, देखो ये जो नीचे होता है ना, ये नीचे लिखा होता है, ये फुटनोट होता है। ये पर्टिकुलरली हर जो भी आपको पेज के नीचे मिलेगा। कई बार क्या होता है, मैं जल्दबाजी में या पढ़ाते हुए मैं इसको नोट बोल देता हूँ या कुछ और बोल देता हूँ, तो मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि इसको बोलते हैं फुटनोट। इसको फुटनोट बोलते हैं। ये चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में हो, चाहे इंडियन एविडेंस एक्ट में हो, चाहे सीपीसी सीआरपीसी कहीं पर भी हो। तो एज अ क्लैरिफिकेशन बता रहा हूँ कि इसको बोलते हैं फुटनोट। मैं इसको नोट बोल दूं या शॉर्ट नोट बोल दूं या जो भी बोल दूं, बट एग्जैक्ट इसको फुटनोट बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक बात मेरे को बतानी थी आपको। आई थिंक आप मतलब मेरे को लगा कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कई बार, क्योंकि पढ़ाते टाइम में कुछ ना कुछ हो सकता है आगे पीछे बोल देता हूँ, बट एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी जो बात करें तो वो ये होती है। अब आ जाओ 6th प्रोविजन, 6th क्लॉज पर आ जाओ। Every person appointed to be judge of the Supreme Court shall, before he enters upon his office, make and subscribe before the President or some person appointed in that behalf by him an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the 3rd schedule. देखो जब सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट होती है ना, या फॉर दैट मैटर किसी भी कहीं पर भी अपॉइंटमेंट होती है, सपोज किसी की हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट हुई, सपोज किसी कोई इलेक्शन वन करके, जो इलेक्शन जीत कर और मिनिस्टर बना, प्राइम मिनिस्टर बने, प्रेसिडेंट बने, अटॉर्नी जनरल तो नहीं फॉर दैट मैटर, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की बात करो, तो जो भी पोस्ट होती है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, उनमें क्या होता है, ओथ ली जाती है, ओथ, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार न्यूज चैनल पर भी ओथ ली जाती है, और जैसे प्रेसिडेंट ओथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस को,
या प्रेसिडेंट ओथ दिलाते हैं पीएम को, तो वो आपने सारी चीजें देखी होंगी, मिनिस्टर को ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट। तो ये सारी चीजें आपने ऑब्जर्व करी होंगी अगर आप न्यूज चैनल देखते हो, टाइम टू टाइम अपडेट रहते हो। तो ओथ का सिस्टम होता है, ओथ। तो ये भी सिक्स क्लॉज भी यही बात कर रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस होंगे ना, उनको प्रेसिडेंट ओथ दिलाएंगे। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है। जो आपके पास ये बुक होगी ना, ये बुक, ये इसको कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट बोलते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास होगा। इसके बैक साइड में आ जाओ, बैक साइड में आपको शेड्यूल मिलेंगे, शेड्यूल, शेड्यूल लिखा हुआ। तो स्टार्टिंग में हमारे पास 8 शेड्यूल थे, 8। और आज के टाइम में अगर बात करें तो हमारे पास 12 शेड्यूल है। ये आप चेक करना कि कब कौन सा शेड्यूल ऐड हुआ। ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो शेड्यूल की अगर बात करें तो हमारे पास 12 शेड्यूल है। उसमें 12 शेड्यूल में से थर्ड शेड्यूल, तीसरा शेड्यूल बात करता है किस बारे में? ओथ के बारे में। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, पूछे जाते हैं कि कौन से शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है, थर्ड शेड्यूल में क्या है, सेकंड शेड्यूल में क्या है, किस कौन सा शेड्यूल किसकी बात कर रहा है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप ये सोचो कि शेड्यूल को छोड़ दो, ना पढ़ो, देखो शेड्यूल पूरे पढ़ने की नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि शेड्यूल के अंदर क्या लिखा, मतलब कौन सा शेड्यूल किस बारे में बात करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपको ये पता हो कि आ, आ, किस शेड्यूल में अंदर क्या लिखा हो, उसके प्रोविजन क्या नहीं, वो नहीं। बस बाहर से ये चीजें पता होनी चाहिए कि फर्स्ट शेड्यूल स्टेट्स की बात करता है, यूटीज की बात करता है, सेकंड शेड्यूल सैलरी की बात करता है, थर्ड शेड्यूल ओथ की बात करता है। मतलब इस तरीके से आपको 12 के 12 शेड्यूल पता होनी चाहिए। बाकी जो लास्ट शेड्यूल्स हैं, 9, 10, 11, 12, उनके बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कब आए थे, कब ऐड हुए, किस अमेंडमेंट से ऐड हुए, ठीक है। तो वो हम जैसे जैसे वो हम करेंगे, डोंट वरी, वो सारी चीजें हम करेंगे, मैं आपको सारी चीजें करवाऊंगा। और वो सारी चीजें मेरी लिस्ट में है। तो बट मैं आपको फिर भी चीजें बता रहा हूँ, आपको क्या पता होनी चाहिए। तो ये देखो, थर्ड शेड्यूल इस तरीके से मिलेगा आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बैक साइड में, ऐसे लिखा हुआ थर्ड शेड्यूल। अब इस थर्ड शेड्यूल के फोर्थ पार्ट में आ जाओ आप। फोर्थ पार्ट में, इधर फोर्थ पार्ट में, तो जो ओथ ली जाती है ना, ओथ ली जाती है, तो उसमें क्या पढ़ा जाता है, क्या बोला जाता है, वो सारी चीजें ना आपको यहाँ मिलेगी। वो सारी चीजें आपको यहाँ क्लियरली मिलेंगी। तो ये हर मिनिस्टर की भी मिलेगी, आप देखोगे ना, मैं आपको दिखाऊं। देखो 5वें नंबर पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बारे में लिखा हुआ है। अगर ऊपर देखोगे तो ऊपर कुछ और मिलेगा आपको। ये देखो इधर, ये देखो बी में क्या लिखा है, मेड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी के बारे में लिखा हुआ है। तो ये ओथ का आपको मिलेगा। बट हम अब अगर पर्टिकुलरली हम अभी क्या बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप देखोगे कि इधर ये लिखा हुआ है, IAB having been appointed as Chief Justice of Supreme Court, Controller General, do I that I will bear the true faith and alliance। तो इस तरीके से आप देखोगे कि पूरा फॉर्मेट, पूरा ड्राफ्ट दिया हुआ है। और ये 124 भी यही बात कर रहा है कि थर्ड शेड्यूल में आपको ये ओथ मिल जाएगा। जो ओथ दिलाएगा कौन? प्रेसिडेंट, ठीक है ना। एक साइड में प्रेसिडेंट खड़े होंगे और एक साइड में आपके सुप्रीम कोर्ट के जज खड़े होंगे। तो प्रेसिडेंट बोलेंगे और वो भी उनको रिपीट करेंगे, या वो अपने आप ही पढ़ ले आजकल। तो आप ये जो प्रोसीडिंग्स है ना, ये आप देख सकते हो। ये आप प्रोसीडिंग्स आपको जब भी अपॉइंटमेंट ऐसी होती है तो आप न्यूज चैनल्स पर देखोगे तो दिखाते हैं आजकल सारी चीजें प्रॉपरली। और उसमें आपको लाइव एक्सपीरियंस भी होगा, पता चलेगा किस तरीके से क्या अपॉइंटमेंट होती है, कौन कौन प्रेजेंट होता है वहां, कौन ओथ दिलाता है। ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, ये और आते हैं एग्जाम्स में, आपको बता देता हूँ पहले। 7th पर आ जाओ। नो पर्सन हु हैज हेल्ड ऑफिस एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब ये वाली चीज है जो मैंने आपको बतानी है। ये भी एक छोटा सा फैक्ट है, ये आपको शायद पता भी होगा। क्या होता है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में हो,
ये यहाँ पर शायद यही है। देखो, एक जस्टिस है, जस्टिस मतलब जज है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में एक जस्टिस है, ठीक है, ठीक है। अब वो हो जाते हैं रिटायर, रिटायर हो जाते हैं। तो क्या वो प्रैक्टिस कर सकते हैं? क्या वो प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट से, अगर आप रिटायर होते हो, आप जज हो, सपोज आप जस्टिस हो सुप्रीम कोर्ट में, तो अब आप वहां से हो गए रिटायर, 65 एज है, रिटायरमेंट की, आप रिटायर हो गए, और आपको लगता है अभी तो आप फिट हो और आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी तो आपके पास बहुत नॉलेज है, आपने 30-40 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस है फॉर फॉर दैट मैटर, और आपको लगता है कि अभी तो आप बहुत यंग, अभी तो आप फिट हो, यंग तो क्या हो, फिट हो, और आपको लगता है कि अभी तो आप 10 साल और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो क्या आप जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में? तो द आंसर इज नो। आंसर इज नो। आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो कोर्ट में, क्योंकि ये मोरालिटी भी देखो आप, और प्रूडेंस भी देखो कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हो, और अभी आप जाकर वहां पर प्रैक्टिस करोगे एज एन एडवोकेट। So this will not be proper. I would say that this will not be prudent, or as a society, because you also have to maintain the dignity of the Supreme Court, है ना? तो to maintain the dignity of the Supreme Court also, this will not be considered to be a good practice. तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी काम करना। तो इसीलिए क्या है कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की हुई है, तो फिर आप कहीं पर भी प्रैक्टिस पूरे इंडिया में ये नहीं कर सकते। और बता देता हूँ आपको, अगर आप सपोज आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में थे, तो मैं आपको पूरा सीक्वेंस बता देता हूँ इसका। देखो, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज थे, वहीं से रिटायर हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज थे, वहीं से रिटायर हो गए, देन यू कैन प्रैक्टिस इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। फिर आप हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वो तो आपसे ऊपर हो गए। हायरार्की की अगर बात करें, हायरार्की की अगर बात करें, तो हाई कोर्ट ऊपर हो गया, सुप्रीम कोर्ट उससे ऊपर हो गया। तो ये हायरार्की का सिस्टम होता है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिटायर हो गए हो, तो आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो। बट अगर आप हाई कोर्ट से रिटायर हो गए हो, तो आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब आप अपने नीचे कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सिंपल, आप अपने से नीचे कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब सुप्रीम कोर्ट से तो ऊपर कुछ है नहीं ना, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है, वो कहीं पर भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। डन। अब 124 ए बी सी तीनों चीजें एनजैक वाला जो हम कर चुके हैं, तो उसमें हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, तो आप उस वीडियो को पहले जाके देखें, तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी इस बारे में, ठीक है। बात करते हैं सैलरीज एटसेट्रा ऑफ जजेस। सैलरीज 125 पर आ जाओ। 124 कंप्लीट हो गया, 124 ए बी सी कंप्लीट हो गया, 125 पर आ जाओ। There shall be paid to the judges of the Supreme Court such salaries as may be determined by Parliament by law, and until in that behalf is so made such salaries as specified in the second schedule। क्या होगा कि सैलरी जो है ना जजेस की, हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस, तो इनके लिए सेकंड शेड्यूल में, मैंने आपको बताया कि शेड्यूल दिए हुए पीछे, तो सेकंड शेड्यूल में, थर्ड में तो क्या है, ओथ है, सेकंड में आपको सबकी सैलरीज से रिगार्डिंग जो प्रोविजन है वो सेकंड में मिलेंगे। तो सेकंड शेड्यूल में, बैक साइड में सेकंड शेड्यूल में जजेस के सैलरीज के बारे में आपको प्रोविजंस मिलेंगे, और उसमें अमेंड करके उसको इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, ये वाली पावर जो है ना, ये पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट बाय लॉ उसको मैनेज कर सकती है, ठीक है ना। पार्लियामेंट बाय लॉ जो है ना, उन प्रोविजंस को ऑल्टर, मॉडिफिकेशन उनमें कर सकती है। ये लिखा हुआ है 125A में। अगर बी की बात करें, तो बी कहता है कि पार्लियामेंट के पास लॉ बनाने की पावर है, और पार्लियामेंट उसमें कोई भी राइट, प्रिविलेज और वो सारी चीजें जो हैं अमेंड करके उसमें सेकंड शेड्यूल में उसको कर सकती है। जैसे कि आप देखोगे, पहले 90,000 आई थिंक प्रेसिडेंट की सैलरी थी, जिसको बाद में इंक्रीज करके अब शायद उसको 2.5 लाख, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू कैन चेक इट इन योर शेड्यूल, एंड तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2.5 लाख समथिंग है।
अगर आप चेक कर लेना इसको बाकी तो इसी तरीके से सबकी सैलरीज अभी रिसेंटली इंक्रीज की गई थी 2019 में, आई थिंक 18-19 के आसपास। तो ठीक है, ये प्रोविजंस होता है। तो सेकंड शेड्यूल में क्या है, सैलरीज दी हुई है सबकी सबके, आप देखोगे मिनिस्टर्स की और भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। तो सेकंड शेड्यूल बात करता है सैलरीज की, और थर्ड शेड्यूल बात करता है ओथ की। तो ये लिखा हुआ है इधर। और दूसरी चीज और बताता हूं आपको कि अगर सपोज आज आप अपॉइंट हो गए सुप्रीम कोर्ट जज, और आज आपकी सैलरी हाइपोथेटिकली 1 लाख रुपीज है, हालांकि काफी कम है और काफी ज्यादा होती है सैलरी सुप्रीम कोर्ट में जजेस की, आई थिंक 3.5 या 4 के अराउंड में होती है। लेकिन अगर आप सपोज हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हो गए जज, और आज आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज है, तो पार्लियामेंट बाय लॉ या किसी भी तरीके से अब आपकी सैलरी को डिक्रीज नहीं किया जा सकता, डिक्रीज नहीं किया जा सकता एक बार अपॉइंट हो गए उसके बाद। क्योंकि इसका रीजन सिंपल सा है कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है ना, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी भी तरीके से जुडिशरी के इंडिपेंडेंस पे कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि किसी तरीके से जुडिशरी के ऊपर कोई फियर नहीं बना सके पार्लियामेंट, और किसी तरीके से उसको प्रेशराइज नहीं किया जा सके, डोमिनेंस नहीं की जा सके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, है ना। तो ये रीजन है। और इसीलिए एक बार सुप्रीम कोर्ट में कोई जज अपॉइंट हो गए या हाई कोर्ट में कोई जज अपॉइंट हो गए, उसके बाद उनकी सैलरी को डिक्रीज नहीं किया जा सकता। ये आपको प्रोवाइजो में लिखा हुआ मिलेगा। ये आप प्रोवाइजो देखोगे ना, यहाँ पर लिखा होगा ये सब, ठीक है। इसको पढ़ लेना, अब ये लिखा हुआ है इसमें जो मैंने आपको बता दिया। अब आगे आ जाओ 126 पर। यह ये बात करता है एक्टिंग जस्टिस की, एक्टिंग चीफ जस्टिस की। तो पहले पढ़ लें या पहले मैं आपको समझा दूं? पहले पढ़ लो फिर मैं आपको समझा दूंगा, या पहले मैं आपको समझा देता हूँ फिर पढ़ लें, क्योंकि वैसे भी समझाने के बाद ही आपको समझ में आएगी चीज। कहाँ समझाऊं? अच्छा यही है, चलो देखो। हम बात कर रहे हैं 125 की, 125 की बात नहीं, सॉरी 126 की बात कर रहे हैं। 125 तो कर लिया, 126 की बात कर रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं एक्टिंग, हम बात कर रहे हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस की, एक्टिंग चीफ जस्टिस की। देखो सपोज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सपोज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की किसी रीजन से डेथ हो जाती है, डेथ हो जाती है, और या मतलब उनका ऑफिस जो है ना वैकेंट हो जाता है, उसमें रीजन में शायद डेथ भी हो सकती है, या सपोज उन्होंने रिजाइन कर दिया, या उनको रिमूव कर दिया गया, कोई भी रीजन से, कोई भी रीजन हो, और किसी भी रीजन से जो सीजीआई की जो पोस्ट है, सीजीआई की जो पोस्ट है वो क्या होती है, खाली हो जाती है, ठीक है, वैकेंट हो जाती है सीजीआई की पोस्ट। इन किसी भी रीजन से डेथ हो गई या उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो इस केस में क्या होगा कि सीजीआई की पोस्ट तो खाली हो गई। तो अब क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट वो क्या करते हैं कि किसी भी अदर सुप्रीम कोर्ट जज को, कोई भी अदर सुप्रीम कोर्ट जज जो है ना, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी अदर जज है, सपोज ये लिस्ट है उसमें ये सीनियोरिटी पर है या ये, तो जो नेक्स्ट सीनियर है उनको, या किसी भी और जज को, ऐसी कोई इसमें लिखा नहीं हुआ कि आप नेक्स्ट सीनियर को ही अपॉइंट करोगे, बट कोई भी अदर जज हो तो उनको क्या करेंगे, फॉर द टाइम बिंग, जब तक न्यू सीजीआई अपॉइंट नहीं होते, है ना। सीजीआई अपॉइंट का तो सिंपल प्रोसीजर मैंने आपको पहले बता दिया कि जो सीनियर मोस्ट जज होंगे उन्हीं को सीजीआई अपॉइंट किया जाता है। तो इस केस में हम सीजीआई अपॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस की। तो एक्टिंग का मतलब होता है फॉर द टाइम बीइंग, टेम्परेरी बेसिस पर, टेम्परेरी बेसिस पर यहां से किसी भी जज को आप उठाकर और सीजीआई बना सकते हो फॉर द टाइम बीइंग, जब तक रियल चीफ जस्टिस को अपॉइंट नहीं किया जाता तब तक के लिए
जो पर्सन सीजीआई बनेंगे उनको बोलेंगे एक्टिंग चीफ जस्टिस। ठीक है, अब आप पढ़ सकते हो, when the office of a chief justice is vacant or when the chief justice is by reason of absence or otherwise unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such one of the other judge of the court as the president may appoint for the purpose। ठीक है, जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ यहाँ, या जो यहाँ लिखा हुआ वही बताया मैंने आपको ऐसा कह सकते हो, वो ज्यादा बेटर होगा। तो 127 पर आ जाओ, बात करते हैं एडहॉक जजेस की। देखो एडहॉक जजेस क्या होते हैं, इनको बोलते हैं टेम्परेरी बेसिस पर। कई बार क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में सपोज क्वारम की रिक्वायरमेंट है, क्वारम मतलब एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ जजेस की रिक्वायरमेंट है। सपोज एक डिसीजन लेना है सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को सपोज से 11 जजेस की रिक्वायरमेंट है, 11 जजेस की, और सुप्रीम कोर्ट में 10 जजेस है जो अवेलेबल है। सपोज हाइपोथेटिकली मान रहे हैं इस बात को, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कि 11 जजेस चाहिए लेकिन है 10 ही जज। एक और पर्सन कहां से लाए, एक और पर्सन इमीडिएटली अपॉइंट कैसे हो, तो इमीडिएटली तो अपॉइंटमेंट इतनी जल्दी हो नहीं सकती, प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। तो क्या होता है, एडहॉक जजेस को अपॉइंट किया जाता है। क्या एडहॉक का मतलब क्या है कि हाई कोर्ट से, किसी भी हाई कोर्ट से जहां से कोर्ट को सूटेबल लगे, तो सीजीआई प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन, सीजीआई प्रेसिडेंट के परमिशन से, विद द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, क्या करेंगे, सपोज सुप्रीम कोर्ट में जज की कमी है और दिल्ली हाई कोर्ट से किसी जज को अपॉइंट करना है, तो विद द प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ कंसल्ट कर और किसी भी एक जज को दिल्ली हाई कोर्ट में से जो क्वालिफिकेशंस पूरी करते हैं एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, मतलब वो उनके पास क्वालिफिकेशंस हैं सारी कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट हो सकते हैं, तो किसी भी जज को दिल्ली हाई कोर्ट से एडहॉक बेसिस पर, एडहॉक का मतलब होता है टेम्परेरी बेसिस पर, उस क्वारम की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए किसी भी जज को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, तो आप यहां पर देखना, यहाँ पर मैंने 5 लिखा हुआ है, आप इसको 5 की जगह 11 मान लो। सपोज 11 जजेस की बेंच की रिक्वायरमेंट है, बट यहाँ पर 11 जजेस है नहीं और 10 ही जजेस हैं, 10 ही जजेस है, 11 है नहीं। तो क्या होगा कि किसी भी हाई कोर्ट से, सपोज ये दिल्ली हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट, और यहाँ पर कोई एक जज है जो क्वालिफाई है, मतलब क्वालिफिकेशन कहाँ पर लिखी हुई है आपको पता है, 124(3) में लिखी हुई है ना, क्वालिफिकेशन 3 है ना, 124(3) में आप देखोगे क्वालिफिकेशंस लिखी हुई है, जो मैंने आपको बता दी थी। 5 साल हाईकोर्ट में एडवोकेट हो, 10 साल हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की हुई हो, और एमिनेंट डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो, या फिर सिटीजन ऑफ इंडिया हो, तो वो सारी क्वालिफिकेशंस है। तो वो क्वालिफिकेशंस को पूरी करते हैं, तो ऐसे किसी भी जस्टिस को हाईकोर्ट से उठाकर सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक बेसिस पर, एडहॉक मतलब टेम्परेरी बेसिस पर उनको उस बेंच का पार्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, आपको यही सेम चीज मिलेगी इधर, आप इसको पढ़ सकते हो। इफ एट एनी टाइम देयर शुड नॉट बी अ quorum of the judges of the Supreme Court available to hold or continue any session of the court, the Chief Justice of India may, with the prior consent of President and after consultation with the Chief Justice of High Court consent, request in writing the attendance at the sitting of the court as an ad hoc judge and for such period as may be necessary, of a judge of High Court duly qualified for appointment as a judge of the Supreme Court to be designated by Chief Justice of India। ठीक है, मैंने यही बात बताई आपको, मैंने जो बात बताई वो यही लिखी हुई है उसमें, कि फिर बता देता हूँ। सपोज 11 जजेस की रिक्वायरमेंट है, सुप्रीम कोर्ट में 10 जजेस हैं, तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट से, मैंने यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट लिखा, लेकिन किसी भी हाई कोर्ट से जो, अगर वहां पर कोई जस्टिस है जो क्वालिफाई करते हैं इन टर्म्स को, जो 124(3) में लिखी हुई है, अगर इन टर्म्स को क्वालिफाई करते हैं तो उनको उठा के एडहॉक बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया जा सकता है विद द प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। एडहॉक का मतलब होता है टेम्परेरी। ठीक है, तो ये बात है।
इजी है। मेरे को नहीं, देखो 125, 6, 7 ये सब ऐसे प्रोविजंस है कि अगर आप इनको नॉर्मली एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी। बाकी मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ इनको समझने में। और बाकी ऐसा कुछ डिफिकल्ट प्रोविजन इसमें है नहीं, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा डिफिकल्ट प्रोविजन है। एक बार मैंने आपको समझा दिया, अब आप इसको खुद रीड करोगे आपको इजीली समझ आ जाएगी बातें। जो डिफिकल्ट चीजें थी 124 में, जो जो चीजें लिखी नहीं हुई है बेयर एक्ट में और मैंने आपको बताई हैं, जो एक्ट हैं, जो जो जैसे जो मैंने आपको एक्ट बताया कि पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया हुआ है, या फिर मैंने आपको जजमेंट्स बताई, या फिर मैंने आपको अदर प्रोविजंस बताए, एडवांटेज डिसएडवांटेज जो आपको मिलेगी नहीं बेयर एक्ट में, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। लेकिन जो आपको पढ़ने से समझ में आ रही है बेयर एक्ट में, तो वो तो आप इजीली पढ़ सकते हो। बाकी मैं आपकी हेल्प कर ही रहा हूँ, इसीलिए हम थोड़ा सा इन आर्टिकल्स को हम थोड़ा सा जल्दी रीड आउट कर रहे हैं। और क्योंकि इनमें ऐसी कोई डिफिकल्ट वाली बात है नहीं, और यहाँ से डायरेक्ट जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आएंगे आपके, सीधा आपको आर्टिकल पूछा जाएगा कि एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन से आर्टिकल में है, और सैलरी कौन से आर्टिकल में है, या फिर एडहॉक जजेस कौन से आर्टिकल में है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस तो आप, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डिफिकल्टी होनी चाहिए। सेकंड पार्ट भी देख लो इसका, सेकंड क्लॉज, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द जज हु हैज बीन सो डेजिग्नेटेड इन प्रायोरिटी टू अदर ड्यूटीज ऑफ दिस ऑफिस टू अटेंड द सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट at the time and for the period for which his attendance is required, and while so attending he shall have all jurisdictions powers and privileges and shall discharge the duties of a judge of the supreme court। आप इसको पढ़ लेना, मैं आपको समझा देता हूं। ये कहता है कि अगर जिस हाई कोर्ट से आपने उसको उठा के किसी भी जस्टिस को और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बनाया है, तो अब उनकी ड्यूटी होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट भी की प्रोसीडिंग्स को अटेंड करे, है ना, अटेंड करे, और वहीं पर सिटिंग होगी उनकी, और उनके पास सारे राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी सुप्रीम कोर्ट की, वो उनको मिलेंगी, सारे पावर एंड प्रिविलेजेज होंगे सुप्रीम कोर्ट की, वो उनको मिलेगी, और उनको सुप्रीम कोर्ट के ही ड्यूटीज को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, दोबारा पढ़ लेना उसको। 128 पे चलते हैं, 128 पे चलते हैं। Notwithstanding, may at any time with the previous consent of President request any person who has held the office of a judge of the Supreme Court or of Federal Court, or who has held the judge of a High Court and is duly qualified for appointment as a judge of the Supreme Court to sit and act as a judge of the Supreme Court, and every such person so requested shall while so sitting and acting be entitled to such allowances as the President may by order determine, and have all the jurisdictions, powers and privileges of, but shall not otherwise be deemed to be a judge of that court। अब आपको समझ तो कुछ आया नहीं होगा, आया होगा तो वेल एंड गुड, नहीं आया होगा तो मैं हूं ही समझाने के लिए। अब मैं आपको समझाता हूं 128 क्या कहता है। 128 क्या कहता है समझो, आर्टिकल 128 क्या कहता है भाई। आर्टिकल 128 क्या कहता है कि सीजेआई विद द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट की कंसेंट से क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। क्या, किसको अपॉइंट करेंगे, रिटायर्ड पर्सन को, जो पर्सन रिटायर्ड हो चुका है सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, एज अ जज, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, फेडरल कोर्ट से एज अ जज रिटायर हो चुके हैं, उनको वापस से उनको अपॉइंट किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। अपॉइंट किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है। सपोज आपको कोई जस्टिस मिल नहीं रहे, सपोज ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको कोई जज नहीं मिल रहे, कोई एक नॉलेजेबल पर्सन, कोई एमिनेंट, कोई मतलब इस तरीके के कोई जज, सपोज आपको जज मिल नहीं रहे जो सुप्रीम कोर्ट के लायक हो, तो क्या होगा इस केस में, जो ऑलरेडी हाई कोर्ट से रिटायर्ड है या सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड है, ये देखो यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड है, या फेडरल कोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट से पहले हम उसको फेडरल कोर्ट बोला करते थे, या हाई कोर्ट से रिटायर्ड है, तो ऐसे किसी भी जज को जो यहाँ से रिटायर्ड है ना,
उसको उठाकर कुछ टाइम पीरियड के लिए, साल, 1.5 साल, 2 साल, 6 महीने के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट में वापस से सीट दी जा सकती है, वापस से उनको सुप्रीम कोर्ट में बिठाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन लेकिन उनकी कंसेंट जरूरी है, किसकी? जिनको आप अपॉइंट कर रहे हो, जिनको आप अपॉइंट कर रहे हो भाई, जिनको अपॉइंट कर रहे हो उनसे पूछोगे तो सही कि आपको अपॉइंट कर दे क्या, वो मना कर देंगे तो नहीं कर सकते। तो ये कहता है 128, ठीक है। अब आप पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा आपको, जो मैंने बताया ये लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। और ये कंसेंट वाली बात मैंने आपको बता दी, कंसेंट वाली बात लिखी हुई, ये देखोगे ना आप। मैं फिर बता देता हूँ आपको इस डायग्राम में, सीजीआई कंसेंट से, किसकी? प्रेसिडेंट की कंसेंट से किसी भी रिटायर्ड पर्सन को, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से रिटायर्ड हो चुके हैं या फेडरल कोर्ट से रिटायर हो चुके हैं, उनको वापस कुछ टाइम पीरियड के लिए, साल, 6 महीने के लिए, उनको वापस से दोबारा से अपॉइंट किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, उनकी कंसेंट से। ये इतनी बात लिखी हुई है 128 में, कोई ज्यादा डीपली कोई बात लिखी नहीं हुई। अब इसके बाद 129 तो हम बाद में करेंगे, 129 तो बाद में करेंगे, आई थिंक 130 कर लेते हैं हम आज, ठीक है। तो 130 कर लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट शैल सिट इन दिल्ली, ये सीट की बात कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कहां पर होगी। द सुप्रीम कोर्ट शैल सिट इन दिल्ली और इन सच अदर प्लेस और प्लेसेस एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मे विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट। देखो, जनरल रूल क्या है कि सुप्रीम कोर्ट कहां पर होगा? दिल्ली में होगा, ये लिखा हुआ है 130 में। जनरल रूल है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में होगा, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट को अगर चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट को बोलते हैं, ठीक है, प्लेस को चेंज करने के लिए, या फिर सपोज अपनी बेंच दूसरे स्टेट में भी एडिशनल बेंच को ही सपोज लगाना चाहते हैं, सब ऐसा हो जाए कि दिल्ली में भी बेंच है और 2 बेंच या 3 बेंच, सपोज कर्नाटका में भी सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है, सीजीआई को लगता है कि 2-3 बेंच हमारी कर्नाटका में भी होनी चाहिए, बिकॉज ट्रैवल करने में इश्यूज होते हैं, तो मतलब ऐसे कोई रीजन लगता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि चीफ जस्टिस जो है ना, वो प्रेसिडेंट को इसके बारे में बोलेंगे, और प्रेसिडेंट, मैं आपको बताता हूँ, प्रोसीजर बताता हूँ, देखो प्रोसीजर बताता हूँ आपको, नोट डाउन करो आप। 130 में क्या लिखा है? जनरली तो क्या लिखा है कि सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है ये कहाँ होगी? जनरली कहाँ होगी? जनरल रूल क्या है कि दिल्ली में होगी, क्लियर है। इसके बाद इसको चेंज भी किया जा सकता है, इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, एडिशनली कहीं पर बेंच लगाई जा सकती है, इसको चेंज भी किया जा सकता है। और कौन करेगा इसको चेंज? कौन करेगा इसको चेंज? हु कैन डू सो? तो सीजीआई जो है ना, प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, सीजीआई प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। प्रोसीजर स्टार्ट प्रेसिडेंट नहीं करेंगे, सीजीआई करेंगे। सीजीआई प्रोसीजर को स्टार्ट करेंगे और उसको सेंड करेंगे किसको? प्रेसिडेंट को। भाई अपना जो ड्राफ्ट उन्होंने प्रिपेयर करा, उस ड्राफ्ट को प्रेसिडेंट के पास सेंड कर देंगे। प्रेसिडेंट का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। और क्योंकि देखो, उनके पास ही पॉलिसी डिसीजन, पॉलिसी मेकर्स तो वही है, पॉलिसी वही बनाते हैं, तो उनको सेंड करेंगे और बाकी फिर प्रेसिडेंट उस पर अपनी असेंट करके प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करेंगे। तो ये एक प्रोसीजर होता है। तो ये 130 था, 130, ठीक है। अब हमने कर लिया 124, 5, 6, 7, 8 और 130, ये हमने कर लिया यूनियन जुडिशरी में, ठीक है। इसके साथ हमने हाईकोर्ट के प्रोविजंस भी देखे थे, केसेस देखे थे, एनजैक देखा था। तो ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट हमें जुरिस्डिक्शन की बात करनी है कि सुप्रीम कोर्ट में जुरिस्डिक्शन का कैसे रोल होता है, जुरिस्डिक्शन कैसे होती है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होती है, एपीलेट जुरिस्डिक्शन क्या होती है, सिविल जुरिस्डिक्शन, क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, एसएलपी क्या होती है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू कह रहा हूँ, रिवीजन, मतलब ये सारी चीजें हमें जो करनी है। और इसमें मैं आपको कुछ केसेस भी बताऊंगा। हम फिर इसके बाद शेड्यूल 7 भी देखेंगे। ये सारी चीजें हमें नेक्स्ट क्लास में, इसके बाद आने वाली क्लासेस में हम करेंगे। तो आई थिंक आज
कि ये एक शॉर्ट फैक्चुअल क्लास काइंड ऑफ कह सकते हैं, जिसमें मैंने आपको ये प्रोविजंस जो हैं आपके साथ कंप्लीट किए। 124, 5, 6, 7, 8, 9 तो नहीं किया ना, हाँ 9 हमने अभी छोड़ा है। 9 को हम करेंगे। बाकी जुरिस्डिक्शन, जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, बाकी सारी चीजें वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।